हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब 2023 की बात करूँ मैं तो इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डीएनए एप्लीकेशन होता है क्या है। स्पेशली आपको पहले ही पता है कि डीएनए एप्लीकेशन जो होता है, अगर प्रोकैरियोट्स की मैं बातें करूँ, डीएनए एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ प्रोकैरियोट जीनोम the same as that of its original genome that is passed on to the daughter cells। एक क्या इसमें क्या कहता, सीधी सी बात है कि डीएनए एप्लीकेशन में क्या देखते हैं हम लोग कि डीएनए जो होता है अपने जैसे हूबहू अपने जैसे एक कॉपी को तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे और ये जो प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बातें करूँ, जो रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का प्रोकैरियोट्स में, उसको वेल स्टडीड किया गया है क्योंकि इसकी जो साइज मतलब जीनोम की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है और ख़ासियत ये है कि हैविंग अ सिंगल स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसमें जो होता है सिंगल ओरिजिन होता है। जैसे यूकैरियोट के केस में क्या होता है कि यूकैरियोट्स में हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल ओरिजिन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है सिंगल ओरिजिन होती है। ठीक है, उसके बाद अगर बातें करूँ मैं यहाँ पे कि क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो होंगे वो सर्कुलर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कॉइलिंग जो होता है बहुत कम होती है। ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर में जो कॉइलिंग होती है वो बहुत कम होती है, मतलब लेस कॉइलिंग होता है, कॉइलिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कॉइलिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो ई कोलाई जो है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छी तरह से इनको स्टडी किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि और एक बात है कि जो इसमें हम लोग जानते हैं इसकी जो क्रोमोसोम होती है सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होती है। इकोलाई में क्या होता है कि 4.6 मिलियन जो होता है बेस पेयर होते हैं, जिसको रेप्लिकेशन होने में 42 मिनट्स लगते हैं। मतलब ये होता है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो जुड़ते हैं इन 1 सेकेंड। 21 सेकेंड में अगर देखेंगे 1 सेकेंड में क्या होगा 1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो हमने जाना ई कोलाई जो होते हैं 4.6 मिलियन बेस पेयर जो होते हैं उसमें उनको रेप्लिकेट होने में ज़्यादा से ज़्यादा 42 मिनट्स लगते हैं। आगे की बातें मैं करूँ, टीएनए एप्लीकेशन जो होंगे वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। मतलब टू इंडिविजुअल स्ट्रैंड जो होगा वो प्रोसीड होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन में, जिसमें क्या होता है कि लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं। और रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोट्स में होंगे, ठीक है, वो हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बेसिकली वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, उसके बाद बातें करूँ मैं यहाँ पे वेरियस नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कई तरह के मीन्स प्रोटीन्स और एंजाइम क्या होंगे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। To begin the replication process, a specific nucleotide sequence called origin of replication must be known। रेप्लिकेशन प्रोसेस को शुरुआत होने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि उनकी ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे। ठीक है, एज इन ई कोलाई इट हैज़ a specific single origin of replication on its one chromosome which is known as ORIC। ई कोलाई में क्या होता है कि सिंगल ओरिजिन होते हैं रेप्लिकेशन के लिए वन क्रोमोसोम पे, तो उसे को हम लोग कहेंगे क्या, ओरिसी कहते हैं। इन ई कोलाई ओरिसी इज द स्पेसिफिक साइट एट विच द डीएनए स्टार्ट इट्स रेप्लिकेशन। ई कोलाई में क्या होती है कि ओरिसी जो होता है एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ पे क्या होता है डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है उस जगह से। तो अगर मैं कहूँ कि एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर डीएनए, तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैंने बाहर निकाला, दिस पार्ट, इनको मैंने कहा क्या, ओरिशी। ठीक है, तो यही जो ओरिशी होते हैं ये कहता है कि एक ओरिशी कंसिस्ट करता है 245 बेस पेयर को। मतलब इनकी जो बेस पेयर होती है यहाँ से यहाँ तक ये होते हैं 245। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है 13 बेस फेस जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जिनको हम लोग यहाँ पे तीन गो रीजन देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग 13 मार्क बोल रहे हैं। और एक साइड जो आपको देखने को मिल रहा है जो कि 9 बेस पेयर है, जो कि चार को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और इस रीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 9 मार्क कहते हैं। अब जो है ये जो 9 मार्क जो होते हैं उनको हम लोग डीएनए ए बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यही एक साइट है जहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन जो होते हैं वो आकर बाइंड करते हैं, ठीक है। तब जाकर क्या होगा, रेप्लिकेशन जो होगा स्टार्ट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जो होंगे वो 3 स्टेजेस में होकर कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज होते हैं यहाँ पे वो है इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है एक्चुअली में, तो सबसे पहले क्या होगा, जो ऑरिसी का जो साइट होते हैं उसको तो रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि डीएनए ए प्रोटीन जो होंगे वो बाइंड करेंगे डीएनए ए बॉक्स पे, ठीक है, जहाँ पे 9 मर का सीक्वेंस होते हैं। उसके बाद जब जैसे ही वो बाइंड करते हैं डीएनए ए प्रोटीन, तो 9 मर जो होते हैं वो रैप्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो इस तरह से घूम जाते हैं कि वो 13 मार्क के आसपास आ जाते हैं, जहाँ पे 13 मार्क में क्या होता है, एट का सीक्वेंस जो होते हैं, मतलब एडेनिन और थायमिन जो होता है बहुत ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। इनको होने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और आगे जाके क्या होगा, ये जो एटीपी जो होंगे, हाइड्रोलाइसिस अकर्स इन दिस प्रोसेस वे डीएनए ए प्रोटीन रिक्वायर्स डीएनए बी प्रोटीन। आगे जाके क्या होगा कि एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होती है इस प्रोसेस में, जहाँ पे क्या होगा डीएनए ए प्रोटीन फिर आगे जाके क्या करेगा, डीएनए बी प्रोटीन को रिक्रूट करते हैं। डीएनए बी प्रोटीन जो होते हैं एक तरह का बोल सकते हो वो एक हेलिकेज एक्टिविटी की काम करते हैं। मतलब वो डीएनए को खोलने का काम करेगा, मतलब वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एच कैपिटल लिखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। और आपको पता है यहाँ पे क्या होता है कि एक जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम आगे की ओर बढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हुए जाएंगे और फिर एक रेप्लिकेशन फॉर्क आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि ये जो है इस डायग्राम को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर माना कि मैं बता रहा हूँ वैसे कि ये एक डीएनए है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बबल फॉर्मेशन होंगे, ठीक है, इस तरह से। और रेप्लिकेशन अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वन साइड की, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हेलिकेज एंजाइम जो है, दिस इज़ द हेलिकेज एंजाइम, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए जाएंगे। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है ये क्या होगा, थोड़ा फैलता हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या ये वाइस मतलब कह सकते हैं, वाइस सेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहे, इसी को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। और ये जो है, ये जो दो स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आपस में फिर से जुड़ ना जाए, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं वो काम करते हैं। मतलब ये जो होते हैं आपस में जुड़ ना जाए, यहाँ पे क्या होंगे, एसएसबी प्रोटीन जो होगा इनको पकड़ के रखता है ताकि ये आपस में जुड़ ना जाए, ठीक है ना। अगर कहीं पे किसी तरह से सुपर कॉइलिंग है, मतलब अगर मैं बातें करूँ, सोचिए यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये जैसे जैसे टूटेंगे तो पीछे तरफ क्या होगा, कॉइलिंग अगर आ जाते है इस जगह पे, या इसको हम लोग सुपर कॉइलिंग बोलते हैं।
तो इनको हटाने का काम, इनको रिमूव करने का काम एक एंजाइम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज 2, और इनको कहते हैं डीएनए गायरेज भी कहते हैं। Another enzyme, RNA primase, synthesizes the RNA primer and complements to the DNA। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो आप देख पा रहे हो, एक रेप्लिकेशन फॉर्क देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या होता है, आरएनए प्राइमर जो होते हैं आते हैं, ठीक है, और ये क्या करेंगे, उसके बाद जो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होंगे वो आएंगे, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हुए जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से क्या होता है कि एलोंगेशन जो होता है स्टार्ट होने लगता है। मतलब यहाँ पे जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो आते हैं तो वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे पर सेकंड में जोड़ते हुए जाते हैं। और यहाँ पे जिसके वजह से होता है क्या है कि लीडिंग स्ट्रैंड बनते हैं, और इनके ऑपोजिट जो होता है एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बनते हैं, जिनको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब कहने की बात ये है कि सपोज दिस वन, ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये जो है यहाँ पे प्राइमर आए, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा डीएनए पॉलीमरेज 3 आए, और ये स्ट्रिंग को खींचते हुए लिए गए, यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस हो रहा, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रिंग कहते हैं। ये कहेंगे हम लीडिंग स्ट्रिंग कहेंगे। अब इनके ऑपोजिट होता है क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट तैयार होते हैं, जिनको हम लोग, इस स्ट्रैंड को हम लोग लैगिंग कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट है ना, यहाँ पे जो स्ट्रैंड तैयार होंगे उनको लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और लैगिंग स्ट्रैंड पूरा तभी हो पाएगा, यहाँ पे एक्चुअली ये जो फ्रेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है, दिस फ्रेगमेंट, इनको हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से देख लो कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, जो कि डिसकंटिन्यूस है, इन फ्रेगमेंट को हम लोग कहेंगे ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो गैप आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये गैप जो यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनको भी क्या होता है, फुलफिल करने के लिए एक एंजाइम यहाँ पे वर्क करते हैं, उस एंजाइम का नाम होता है लाइगेज, जो उनको जोड़ देंगे, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रैंड को हम लोग कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। हम लोग जानते हैं मतलब जब लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, ठीक है, जैसे ये देखिए आप यहाँ पे कि जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, मतलब यहाँ पे एक प्राइमर की आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ पे जो प्राइमर है वो अकेला है, तो वन प्राइमर इज इनफ फॉर द लीडिंग स्ट्रैंड। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के लिए क्या होता है, कई सारे प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब यहाँ पे एक होंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर एक होंगे, मतलब प्राइमर होगे फिर आगे बढ़ेंगे, प्राइमर होगी फिर आगे बढ़े, इस तरह से होता है। तो कई सारे प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइमर सब हट जाएंगे, खाली फ्रेगमेंट बच जाएंगे, इसी फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और फिर ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, ये भी क्या होगा कि यहाँ पे जो गैप होते हैं उसको भी सील कर दिया जाता है, उस गैप को फुलफिल किया जाता है बाय लाइगेज एंजाइम। एक एंजाइम आता है, लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये जुड़ जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड बने जो कि डिसकंटिन्यूस थे, तो वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। और यहाँ पे जो स्ट्रैंड बन रहे थे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो इस तरह से देखें कि एलोंगेशन कुछ इस तरह से हो रहा था, ठीक है ना। तो इनको आप डायग्राम से इसको देख लीजिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये वाली जो है फ्रेगमेंट है,
ठीक है। तो ये आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहेंगे हम इनको, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और यही जो है यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनेंगे ये वाले, ठीक है, तो वो जो होगा वो कहलाएगा लैगिंग स्ट्रैंड। जबकि इनका ऑपोजिट जो बन रही है कॉन्टीन्यूस हो रहे हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे क्या, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। हालांकि आप इस डायग्राम को ऐसा भी दिखा सकते हो कि इस तरह से भी आप देख सकते हो, दिस वन, ठीक है, कि एक साइड से आपका क्या हुआ, प्राइमर यहाँ पे जुड़ते हैं और यहाँ पे एक लीडिंग स्ट्रैंड बने, और दूसरी तरफ क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड तैयार होता है जिसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो। और आप इस डायग्राम को भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइनली क्या होता है कि टर्मिनेशन एक पॉइंट होता है, मतलब टर्मिनेशन में क्या होता है कि रेप्लिकेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब रुक जाती है, मतलब एट अ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट द रेप्लिकेशन स्टॉप्स, है ना। मतलब कुछ एक पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होता है, रुक जाता है, मतलब अब टर्मिनेटिंग होगा, मतलब ख़त्म होने वाला। जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है उसको हम लोग टर्मिनेशन साइड कहते हैं या टर साइड कह सकते हैं। ये जो टर साइड जो होता है वो टस प्रोटीन से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। जिसके वजह से क्या होता है, टर और टस आपस में जुड़ के एक तरह का कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टर टस कॉम्प्लेक्स। तो इस लाइन को भी आप लिख सकते हो, द फॉर्म टर्टल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स अ ट्रैप फॉर एप्लीकेशन फॉर्क एंड कॉज टर्मिनेशन। ये जो टर और टस कॉम्प्लेक्स जो तैयार होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, टर्मिनेशन मतलब होता है, मतलब ख़त्म होगा, जो एप्लीकेशन होगा वो ख़त्म होगी, which occurs at the TERS sequence on the genome of E. coli. एक्चुअली में टर्स सीक्वेंस जो होता है उसमें टर्स प्रोटीन बाइंड करता है और जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ टर्स कॉम्प्लेक्स का। तो ये जो टर्स सीक्वेंस होते हैं उसमें 10 गो डिफरेंट सीक्वेंस पाए जाते हैं, और वो 10 गो डिफरेंट सीक्वेंस के क्या होता है, टर ए, टर बी, टर सी, टर डी, टर ई, टर ए, है ना। इस तरह से हम लोग कहेंगे, मतलब वो होंगे टर ए से लेकर टर जे तक, मतलब ये 10 गो डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे, टर सीक्वेंसेस में। उसमें से हम बोल सकते हैं कि टर ए से लेकर टर ई जो होता है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, जबकि अनदर जो 5 होगा दैट इज़ एफ से लेकर जे तक वो मूव करते हैं राइट साइड में, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी थी अबाउट द टर सीक्वेंसेस के बारे में। तो अगर आपको थोड़े से समझने में दिक्कत हो रही, बस इतना समझ लीजिए कि टर्मिनेशन का मतलब होता है वो एक ऐसा साइड होता है जहाँ पे क्या होता है, अब जो होता है एप्लीकेशन को स्टॉप करना होता है, मतलब बंद करना होता है, उसके लिए जो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं टर साइड, ठीक है, मतलब ये टर्मिनेशन साइड। और ये टर्मिनेशन साइड हमेशा क्या होता है, एक प्रोटीन से बाइंड करता है जिसको हम लोग टस प्रोटीन बोलते हैं। और टर और टस जो होते हैं दोनों आपस में मिलकर बन जाते हैं टर टस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो टस सीक्वेंस की अगर मैं बातें करूँ, टस सीक्वेंस जो होता है 10 गो डिफरेंट सीक्वेंस वहाँ पे पाए जाते हैं ए से लेकर जे तक। तो ए से लेकर ई तक जो होता है वो लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे, जबकि एफ से लेकर जे तक जो होता है वो राइट की ओर मूव करेंगे। बस यही चीज़ समझ लीजिए आप। मतलब अगर मैं बातें करूँ, ये मेरे एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, एक सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ की यहाँ तो बात है, तो एक साइड होगी आपकी लेफ्ट साइड और एक साइड होगी आपका राइट साइड, और एक जगह पे लोग यहाँ पे जाकर एंडिंग करेंगे, ठीक है। मतलब इस साइड की मैं बातें करूँ, यहाँ से यहाँ ए जो साइड है मान लेते हैं कि ए से ई, और यहाँ से अगर मैं बातें करूँ मान लेते हैं कि इसको एफ से जे की ओर। तो लास्ट में दोनों आपस में एक जगह पे मीट करते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। यही चीज़ को बताया जा रहा है यहाँ पे। अब अब इस डायग्राम से समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है, एक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये जो है एक पेरेंटल डीएनए दिस वन, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन था ये वाली पार्ट, ये ला मतलब यहाँ से क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। तो आप देखो यहाँ पे होता है क्या कि एक पेरेंटल स्ट्रैंड, मतलब एक पेरेंटल डीएनए से क्या हुआ कि हम देखते क्या है यहाँ पे कि
यहाँ पे हमको डीएनए रेप्लिकेट करते हैं और इंडिविजुअल डॉटर डीएनए को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। टू इंडिविजुअल डॉटर डीएनए आर फॉर्म्ड विथ ईच कंटेनिंग वन डुप्लीकेट parent DNA complementing to its on newly formed DNA। मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल डॉटर डीएनए जो होंगे वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम पेरेंटियल वन से, ठीक है। और यहाँ पे एक में क्या होंगे, मतलब वन जो होगा डुप्लीकेट होगा, पेरेंट का डुप्लीकेट होगा, ठीक है, और एक जो होगा उसमें न्यूली सिंथेसाइज होगा। इस बात को कहा गया है। तो ये डायग्राम आप बना दोगे, ठीक है, एग्जाम में। और ये एक थ्योरी है, इनको आप लिख सकते हो। तो एक बार मैं बता दूँ यहाँ पे कि डीएनए एप्लीकेशन जो होगा प्रोकैरियोट्स में, उसमें 3 स्टेजेस में होकर गुजरते हैं। एक होता है इनिशिएशन, एक होता है एलॉन्गेशन और एक होता है टर्मिनेशन। तो आप इस नोट्स को लिखना चाहोगे तो पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। थैंक यू।